चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा? प्लांट वाटर रिलेशन। कौन सा चल रहा है? प्लांट वाटर रिलेशन। पहला टॉपिक अपना कौन सा था? विसरण। ठीक है, विसरण क्लियर है। किसे कहते हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पदार्थों का प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण। फिर कौन सा था अपना? पारगम्यता। किसे कहते हैं? झिल्ली के आर पार पदार्थों के गम को पारते हैं। इसके आधार पर हमने झिल्ली को डिवाइड किया था। कौन सी? एक थी अपने पारगम्य झिल्ली। उदाहरण बताइए। अपारगम्य, कोर्टिकल और सुबेरिन युक्त झिल्ली। सुबेरिन युक्त और कॉर्क वाली होती है। ठीक है। फिर अर्धपारगम्य, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर ठीक है, चयनात्मक पारगम्य। तो ये थी अपने पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार। अगला कौन सा अपना प्रकार चल रहा था इनमें? प्लांट वाटर रिलेशन में प्रासरण। और प्रासरण के प्रयोग को समझाने के लिए हमने किया था थ्रिसिल कीप मेथड, थ्रिसिल कीप प्रयोग। ठीक है। और अब अपना जो टॉपिक चलेगा वो कौन सा है? जीवद्रव्य कुंचन। देखिए, एक होता है जीवद्रव्य कुंचन और एक होता है जीवद्रव्य विकुंचन। हमने प्रासरण के दौरान प्रासरण के दो प्रकार पढ़े थे, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। दोनों से क्या तात्पर्य है? यदि कोशिका के अंदर जल आ रहा है तो उसे हमने नाम क्या दिया था? एंडोओस्मोसिस, एंडोओस्मोसिस। और अगर कोशिका से जल बाहर जा रहा है तो उसे हमने क्या नाम दिया था? एक्सोस्मोसिस। ठीक है। अब इस एक्सोस्मोसिस की क्रिया के दौरान यदि एक कोशिका को गाढ़े घोल के अंदर या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए जहां विलय की सांद्रता विलायक से अधिक हो, तो ऐसे में जो इस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म वितरित रहता है वो प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ कर क्या हो जाएगा? एक तरफ एकत्रित हो जाएगा। ठीक है। और इस घटना को अपने नाम क्या दे देंगे? प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस। तो हेडिंग डालिए जीवद्रव्य कुंचन, जीवद्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस, जीवद्रव्य कुंचन। परिभाषा लिखिए इसकी। यदि किसी कोशिका को अति पराश्री विलयन में, यदि किसी कोशिका को अति पराश्री विलयन में रखा जाए तो जल के बाहर निकलने से कोशिका का जीवद्रव्य सिकुड़ने लगता है। तो जल के बाहर निकलने से कोशिका का जीवद्रव्य सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने लगता है जिसे जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं, जिसे जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। अगला आंसर लिखिए। अंत में संकुचित जीवद्रव्य कोशिका के बीच में, संकुचित जीवद्रव्य कोशिका के बीच में अथवा एक कोने में संघनित दिखाई देता है। एक कोने में संघनित दिखाई देता है। संघनित दिखाई देता है। यह स्थिति जीवद्रव्य कुंचित
जीव द्रव्य कुंचित अवस्था कहलाती है। जीव द्रव्य कुंचित अवस्था कहलाती है। जीव द्रव्य कुंचित अवस्था कहलाती है। तो देखिए कहानी समझ में आई। एक कोशिका है और इस कोशिका को हमने एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला है। प्रारंभ में देखिए इसका जीव द्रव्य पूरी तरह से फैला हुआ है। धीरे धीरे ये जीव द्रव्य संकुचित होना शुरू कर देगा। ठीक है, संकुचित होना शुरू कर देगा और प्रयोग के अंत में मतलब कुछ घंटों के पश्चात यह जीव द्रव्य एक कोने के अंदर एकत्रित हो जाएगा। इस अवस्था को, जिसमें पूरी कोशिका के अंदर, पूरी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट है, एक साइड के अंदर, कोने के अंदर संकुचित अवस्था में प्रेजेंट है, इसे हम जीव द्रव्य कुंचित अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन। देखिए मैंने आपको बताया जो अचार मुरब्बे होते हैं ना, अचार व मुरब्बे, इनके अंदर जो अपना घटक होता है, उन घटकों में विलय की मात्रा क्या होती है, विलय की मात्रा ज्यादा होती है। अब विलय की मात्रा ज्यादा होगी, इसका मतलब ये अचार मुरब्बे का जो विलयन होगा हाइपरटोनिक। क्या होगा, हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर जब भी कोई बैक्टीरिया आके बैठेगा, विलयन है इसके ऊपर जब भी आके बैठेगा, या फिर कोई संक्रमणकारी अवस्था आकर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव आके बैठेगा, तो इस सूक्ष्म जीव के अंदर जीव द्रव्य अधिक है और यहाँ जल की मात्रा कम है। ठीक है, तो जल इससे बाहर की तरफ निकल जाएगा, अर्थात इस कोशिका का, बैक्टीरियल कोशिका का जीव द्रव्य क्या हो जाएगा, कोने में एकत्रित हो जाएगा, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अचार मुरब्बे लंबे समय तक खराब नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से बने होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए एक लाइन। अचार मुरब्बे जैम जेली क्या होते हैं, सेब के द्वारा, जो फलों के द्वारा बनाए जाते हैं ना, जैम जेली आदि में नमक या शर्करा की मात्रा अत्यधिक होने के कारण संक्रमण करने वाली सूक्ष्म जीवों का जीव द्रव्य, संक्रमण करने वाले सूक्ष्म जीवों का जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होने के कारण अचार मुरब्बों में संक्रमण नहीं फैलता। अचार मुरब्बे में संक्रमण नहीं फैलता तथा वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते। अब देखिए हमने करवा दिया जीव द्रव्य कुंचन। हमारे पास सेल है और इस सेल के अंदर जीव द्रव्य एक तरफ कोने के अंदर पड़ा हुआ है। बताइए यदि इस सेल को अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अर्थात जल के अंदर रखें तो क्या होगा, जल अंदर आएगा और ये जीव द्रव्य दोबारा से फैल जाएगा। इसे हम क्या कह देंगे, उल्टा हो रहा है ना, तो इसे हम क्या कह देंगे, जीव द्रव्य विकुंचन। अगला लाइन से लिखिए, यदि संकुचित जीव द्रव्य वाली संकुचित
जीव द्रव्य वाली कोशिका को हाइपोटोनिक, कौन सा विलयन है? अल्पपराश्रयी। कौन सा विलयन है? अल्पपराश्रयी। हाइपोटोनिक विलयन ये सामान्यतः जलीय होता है। हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाए, हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाए तो संकुचित जीव द्रव्य पुनः कोशिका में फैल जाता है, पुनः कोशिका में फैल जाता है, पुनः कोशिका में फैल जाता है, जिसे जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। अगला हेडिंग डालिए, जीव द्रव्य कुंचन का, जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन का प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रयोग के द्वारा प्रदर्शन। जीव द्रव्य कुंचन का प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रयोग के द्वारा अपने जीव द्रव्य कुंचन को किस प्रकार से सिद्ध करें, प्रायोगिक प्रदर्शन। तो देखिए, इसके लिए एक पौधे का उपयोग किया जाता है, रोहियो डिस्कलर। रोहियो डिस्कलर। और इस पादप की पत्तियों को लेकर अपने टुकड़े करते हैं। इसका जो पत्तियों का निचला पार्ट होता है उसका कलर होता है बैंगनी सा, हल्का बैंगनी सा। तो अगर अपने इनके टुकड़े करने के पश्चात आधी पत्तियों को तो जल के अंदर छोड़ देंगे और आधी पत्तियों को शर्करा के घोल के अंदर छोड़ देंगे। अब जो जल के अंदर पत्तियां डाली गई थी उनके कलर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात वो पूरी की पूरी पत्तियां बैंगनी रंग की जैसी है वैसी दिखाई देगी। ठीक है। जिन पत्तियों को हमने डाला है शर्करा के घोल के अंदर, तो वो विलयन कौन सा है? हाइपरटोनिक है ना। उन पत्तियों के अंदर क्या होगा? जीव द्रव्य सिकुड़ जाएगा और जीव द्रव्य सिकुड़ कर एक तरफ एकत्रित हो जाएगा। तो जहां जीव द्रव्य प्रेजेंट है वो कलर अपने को क्या दिखाई देगा? एक धब्बे के रूप में बैंगनी रंग का दिखाई देगा, बैंगनी रंग का दिखाई देगा। इससे क्या सिद्ध होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर जीव द्रव्य संकुचित होता है। ठीक है। तो ये प्रयोग के द्वारा अपने रोहियो डिस्कलर पादप की पत्तियों में जीव द्रव्य कुंचन का, प्लाज्मोलाइसिस का प्रदर्शन कर सकते हैं। लिखिए इसमें, रोहियो डिस्कलर पादप, रोहियो डिस्कलर पादप रोहियो डिस्कलर पादप की पत्तियों की निचली बैंगनी अधिचरम परत को, निचली बैंगनी अधिचरम परत को अलग करके दो टुकड़े करते हैं। एक टुकड़े को जल में, यहां जल क्या है? हाइपोटोनिक हो जाएगा। एक टुकड़े को जल में तथा दूसरे टुकड़े को शर्करा के घोल में रखते हैं। जल में तथा दूसरे टुकड़े को शर्करा के घोल में रखते हैं। बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? जल वाला जो टुकड़ा है जो जल में रखा है उसमें तो जल प्रवेश करेगा। ठीक है। उसमें जल प्रवेश करेगा तो वो टुकड़ा सफेद हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है।
क्योंकि पत्ती के अंदर जल प्रवेश कर रहा है, बाहर क्या है, जल अधिक है, अंदर जल क्या है, कम है, बाहर से जल अंदर आया। दूसरे टुकड़े के अंदर शर्करा का घोल है तो बाहर जल की मात्रा कम है और अंदर जल अधिक है, तो जीव द्रव्य से जल बाहर निकलेगा। तो इसके अंदर एक तरफ है बैंगनी रंग का स्पॉट दिखाई देगा, पहली पत्ती आकार को बड़ा कर लेगी और दूसरी पत्ती का जीव द्रव्य एक तरफ एकत्रित होने के कारण जो बैंगनी कलर पूरे टुकड़े पे था वो केवल एक तरफ अपने को दिखाई देगा। अर्थात इन दोनों पत्तियों में से जीव द्रव्य कुंचन कौन सी पत्ती में हुआ है, जो हमने शर्करा के घोल में डाली। ठीक है, रखते हैं। अगला इसे लिखिए, जल में रखी पत्ती सफेद हो जाती है। जल में रखी पत्ती सफेद हो जाती है, फूल जाती है, स्फीत हो जाती है। देखिए, फूली हुई अवस्था को सफेद कहते हैं और पिचकी हुई अवस्था को सलाद कहते हैं, याद रखना। जल में रखी पत्ती सफेद हो जाती है, जबकि शर्करा के घोल में रखी पत्ती, जबकि शर्करा के घोल में रखी पत्ती का जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है। जो बैंगनी रंग का संगठित भाग के रूप में दिखाई देता है, संगठित भाग के रूप में दिखाई देता है, संगठित भाग के रूप में दिखाई देता है। यदि इस संकुचित जीवद्रव्य वाली कोशिका को पुनः जल में रखा जाए तो क्या होगा बताइए। वापिस जीव द्रव्य भी कुंचित हो जाएगा। पुनः जल में रखा जाए तो जीव द्रव्य विकुंचन होगा, जीव द्रव्य विकुंचन होगा। हेडिंग डालिए, विभिन्न कोशिकीय दाब। डायग्राम इसमें क्या है, पत्ती का टुकड़ा लिया है हमने, कोई भी काट लिए है, इस काट को किस में डाला है, हाइपरटोनिक में डाला है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने के पश्चात तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब इसको डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको टुकड़े को किस में डालेंगे, क्या हाइपरटोनिक लिखा है ना, हाइपरटोनिक में डाला है तो ये क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य संकुचित हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा कलर दिखाई देगा अपने को, बैंगनी। बस यही अपने को शो करना है। एक पत्ती का अधिचर्म का टुकड़ा है, उसको हाइपरटोनिक में डालेंगे तो यहाँ बैंगनी रंग का धब्बा दिखाई देगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पूरी पत्ती के अंदर, पूरे टुकड़े के अंदर अगर बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पूरे में जीव द्रव्य, और एक तरफ बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है या कहीं पे स्पॉट के रूप में बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, जीव द्रव्य संकुचित हो गया या एकत्रित हो गया, किसके कारण, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कारण। ठीक है, विभिन्न कोशिकीय दाब। हेडिंग डालिए, मैनी सेलुलर प्रेशर। वो अचार के अंदर जो जीवाणु मर गया था, अभी पानी में गिरती है, तो वो चीजें वो नहीं, किसी सेल की डेथ होने के बाद दोबारा उसका उद्भव नहीं हो सकता, डेथ ही होगी अब उसकी, अब कहाँ से पुनर्जन्म, बस गया। विभिन्न कोशिकीय दाब, मैनी सेलुलर प्रेशर। अब देखिए, कोशिकीय दाब होते कौन कौन से, सिंपल सामने सुन रखा है, एक होता है डीपीडी, एक होता है ओपी, एक होता है टीपी और एक होता है डब्ल्यूपी। नाम सुन रखे हैं ना, सारे सुन रखे हैं, समझिए पहले यहाँ से ये है क्या। इसको बोलते हैं अपने ऑस्मेटिक प्रेशर,
ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रासरण दाब, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, शोषण दाब, या बोलते हैं इसे विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर और इसे बोलते हैं वाल्व प्रेशर। ठीक है, अब समझिए पहले इनको थोड़ा। ये ओपी क्या है? ओपी सबसे पहले देखिए ओपी क्या है? प्रासरण दाब। प्रासरण की क्रिया हो रही है। प्रासरण की क्रिया है क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन क्या है? प्रासरण है। सिंपल सा है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रासरण। इस प्रासरण क्रिया को अगर अपने को रोकना है तो इसके विपरीत क्या लगाना पड़ेगा? दाब लगाना पड़ेगा। उसी दाब को जो प्रासरण क्रिया को रोकने में सहायक होता है क्या कहते हैं? ओपी कहते हैं। ठीक है, प्रासरण दाब। प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाने वाला दाब क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया या प्रासरण दाब हो गया। क्लियर है? फिर देखिए ट्रिगर प्रेशर। हमने ये बताया कि कोशिका की दो अवस्था है, एक तो पूरी तरह से कोशिका फूली हुई है और एक सलत है, पिचकी हुई है। ठीक है, तो ये जो फूली हुई कोशिका है इसको अपने क्या कहते हैं? ट्रगिड सेल के नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं? ट्रगिड सेल, सफेद कोशिका। क्या कहते हैं? सफेद कोशिका। अब इस सफेद कोशिका के अंदर क्यों फूली हुई है? अंदर जीवद्रव्य है और वो जीवद्रव्य अंदर से बाहर की तरफ किस पर है? बाहर क्या है? प्लांट सेल के अंदर भित्ति होती है, तो अंदर से बाहर की तरफ भित्ति पर दाब डालता है। उसी दाब को अपन क्या नाम देंगे? ट्रिगर प्रेशर, टीपी। ठीक है, ये ध्यान रखना अंदर से बाहर की तरफ होता है, हमेशा ध्यान रखना अपकेंद्रीय होता है, अंदर से बाहर की तरफ। अब इस दाब के कारण कोशिका फट सकती है, क्योंकि अंदर वाला दाब लग रहा है ना, तो लगातार दाब लगेगा तो कोशिका की भित्ति सेल वाल फट जाएगी। तो इससे बचाव करने के लिए भित्ति क्या करती है? अंदर की तरफ एक दाब डालती है और उस दाब को अपन क्या नाम देंगे? वाल के द्वारा लग रहा है ना, भित्ति के द्वारा लग रहा है, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे? कोशिका भित्ति दाब के नाम से जानते हैं। अब इनका संबंध क्या रहता है? रही बात डीपीडी की, डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी। यहाँ प्रासरण दाब देगा वो, यहाँ ट्रिगर प्रेशर देगा, और इन दोनों का अंतर ही क्या है? डीपीडी। यह क्या है? एक कोशिका की जल मांग है। एक कोशिका की क्या है? जल मांग है। डीपीडी मान जितना ज्यादा होगा कोशिका की जल की मांग उतनी ही अधिक होगी। मान लिया एक कोशिका ए के लिए डीपीडी मान 8 एटमॉस्फेयर है और कोशिका बी के लिए यह मान 17 एटमॉस्फेयर है। बताइए जल की मांग किसकी ज्यादा है? 17 वाले की। तो जल अगर इन कोशिका को जोड़ दिया जाए तो जल किस तरफ गमन करेगा? ए से बी की ओर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अपने को जितनी ज्यादा प्यास लगेगी उतना ही जल्दी अपने मटके की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे। थोड़ी बहुत प्यास लगी हुई है, अपने काम चला लेते हैं, कोई ना लस्सी का काम, ठीक है चल रहा है काम। अपने को जोर से प्यास लग गई, अपने तुरंत मटके के पास जाएंगे। इसको जोर से प्यास लगी, ठीक है। यह मान कौन सा? डीपीटी मान जितना अधिक होगा कोशिका की जल की मांग उतनी ही ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना हमेशा कम डीपीडी मान से अधिक डीपीडी मान की तरफ जल का प्रवाह होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पे। ओपी दे देगा, टीपी दे देगा और डीपीडी का मान पूछ लेगा। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा डीपीडी टीपी दे दिया तो ओपी निकाल सकते हैं, ओपी डीपीडी दे दिया तो टीपी निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा अपने सारे मान निकाले जा सकते हैं। विभिन्न कोशिकीय दाब। पहला दाब लिखिए ओपी प्रेशर। प्रासरण दाब, प्रासरण दाब पहला अपन दाब ले रहे हैं प्रासरण दाब। प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे क्या बोलते हैं? ओम प्रकाश। ठीक है, ओपी। परिभाषा लिखिए। अब देखिए प्रासरण के दौरान मैंने आपको बताया क्या होता है? जल के अणु, विलायक के अणु या जल के अणु अधिक सांद्रता से
कम सांद्रता की तरफ गमन करते हैं, है ना। तो अपन प्रासरण को रोकेंगे तो किस पार्ट को रोकेंगे? जल के अणुओं को ही रोकेंगे। तो जल के अणुओं को या विलायक के अणुओं को अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ बहने से रोकने के लिए लगाया जाने वाला दाब क्या है? प्रासरण दाब। परिभाषा लिखी, वह दाब जो शुद्ध जल, ब्रैकेट में लिख लेना विलायक, वह दाब जो शुद्ध जल या विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से गोल की तरफ प्रवाह रोकने हेतु आवश्यक हो, गोल की तरफ प्रवाह रोकने हेतु आवश्यक हो, अर्थात प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए, आवश्यक दाब को क्या कहते हैं? ओपी कहते हैं। आवश्यक दाब को प्रासरण दाब कहते हैं, देखिए शुद्ध जल का प्रासरण दाब कितना होगा? 0 होता है। शुद्ध जल का प्रासरण दाब 0 होता है। अपने पास 2 बीकर है, 2 बीकर के अंदर शुद्ध जल भरा हुआ है, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा दोनों को जोड़ दिया, तो जल के अणु प्रवाहित होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। दोनों की सांद्रता क्या है? समान है। तो शुद्ध जल के लिए प्रासरण दाब का मान 0 होता है। अगला लाइन लिखिए, जल का प्रवाह कम प्रासरण दाब से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट वाले जो पेपर होते हैं ना, इनमें कम प्रासरण से जल का प्रवाह कम प्रासरण दाब से अधिक प्रासरण दाब की तरफ, होता है। अधिक प्रासरण दाब की तरफ होता है। अब देखिए प्रासरण दाब किस पर निर्भर कर रहा है? अपने पास विलायक है, सामान्य क्या है? विलायक है, जल है, तो इसका प्रासरण दाब हमने कितना बता दिया? 0 है। अब अगर इस जल के अंदर अपन क्या मिलाएंगे? विलय मिलाएंगे, तो यह प्रासरण दाब क्लियर सा है। जितना ज्यादा विलय मिलाएंगे प्रासरण दाब उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो प्रासरण दाब किसके समानुपाती हुआ? विलय की। तो अगला लाइन लिखिए, घोल का प्रासरण दाब, विलयन में विलय अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है।
विलेय अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। विलेय अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो ये हो गया अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, प्राशन दाब। तो प्राशन दाब किसके समानुपाती है? विलेय अणुओं की संख्या की। ठीक है, ओपी समानुपाती विलेय अणुओं की संख्या। ठीक है, तो शुद्ध जल का प्राशन दाब ध्यान रखना शून्य होता है। तो जल का जो गमन होगा वो विलायक से विलीन की ओर होगा। ठीक है, जितना मिलाते चलेंगे प्राशन दाब उतना बढ़ेगा, और जितना प्राशन दाब बढ़ेगा जल का प्रवाह उस तरफ से अधिक होगा। तो कम प्राशन दाब से अधिक प्राशन दाब की ओर जल का प्रवाह होता है। अपने को कोशिका ए बी सी के लिए प्राशन दाब का मान दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि जल का प्रवाह किस तरफ होगा। बताइए, अगर एक कोशिका ए के लिए ओपी मान, एक कोशिका ए के लिए ओपी मान 16 एटमॉस्फेयर और दूसरी कोशिका बी के लिए ओपी मान 32 एटमॉस्फेयर है, और यदि इनको आपस में जोड़ दिया जाए अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो प्रवाह किस ए से बी की तरफ होगा। तो इस प्रकार से अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला लिखिए ट्रिगर प्रेशर या सफिती दाब। दूसरा है अपना सफिती दाब। सफिती दाब ऐसे बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर या टीपी। ट्रिगर प्रेशर या टीपी। कौन लगाता है ये दाब? अंदर से बाहर की तरफ है ना, अंदर से बाहर की तरफ है, भीतर से बाहर की तरफ, और भीतर से बाहर की तरफ जो दाब होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? अपकेंद्रीय। क्या देते हैं? अपकेंद्रीय तरफ। अपकेंद्रीय दाब किस में लगता है? अपने लस्सी से, दही से मक्खन निकालते हैं ना, तो वो जो दाब लगता है बाहर की तरफ उसमें मक्खन एकत्रित होता है। कौन सा होता है? अपकेंद्रीय होता है, बीच में नहीं होता, ध्यान रखना, कभी भी बाहर की तरफ एकत्रित होता है। तो यहाँ जीव द्रव्य के द्वारा अंदर से बाहर की तरफ लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाएगा? अपकेंद्रीय दाब, और इसे ही अपन क्या नाम देंगे? सफिती दाब। और ये किसमें लगता है? एक सफित कोशिका के अंदर, एक फूली हुई कोशिका के अंदर लगता है। ठीक है, सफित सेल में। परिभाषा लिखिए टीपी की। एक सफित कोशिका में, एक सफित कोशिका में सफित कोशिका में जीवद्रव्य या कोशिका झिल्ली द्वारा, जीवद्रव्य या द्वारा जीवद्रव्य कोशिका झिल्ली द्वारा अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, और ब्रैकेट में लिख लेना अपकेंद्रीय, अंदर से बाहर की तरफ अपकेंद्रीय लगने वाला दाब, लगने वाला दाब सफिती दाब कहलाता है। सफिती दाब कहलाता है। सफिती दाब कहलाता है। सफिती दाब कहलाता है। तो देखिए कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्रदान करने के लिए कौन सा दाब सहायक है? टीपी। ध्यान रखना, टीपी कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। तो अगला बिंदु लिखिए, एक कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करने हेतु, एक कोशिका को निश्चित आकार प्रदान, टीपी सहायक होता है। टीपी सहायक होता है। एक कोशिका को निश्चित टीपी सहायक होता है। अब बताइए, एक तो ये कोशिका है आपके सामने सफित अवस्था में, और दूसरी ये कोशिका है अपने पास से सलथ अवस्था में। किस कोशिका में ये टीपी मान ज्यादा होगा? इसका टीपी मान
ज्यादा और इसका कम। टीपी मान कम होगा। और जब पूर्णतः सलत कुल पीछे का टीपी मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सलत कोशिका का टीपी मान 0 होता है, सफेद कोशिका का टीपी मान अधिकतम होता है। ये मिलाना मत, इसी प्रकार से याद रखना। लिखिए, एक पूर्णतः सलत कोशिका के लिए, एक पूर्णतः सलत कोशिका के लिए, एक पूर्णतः सलत कोशिका के लिए टीपी मान 0, टीपी मान 0, जबकि सफेद कोशिका के लिए, जबकि सफेद कोशिका के लिए क्या होगा? अधिकतम होता है। सफेद कोशिका के लिए अधिकतम होता है। अब बताइए टीपी के लिए क्या सत्य है? टीपी के लिए क्या सत्य है? जल का अधिक टीपी की ओर होगा या अधिक टीपी से कम टीपी की ओर? जल का प्रवाह है कम टीपी मान से अधिक टीपी मान की होगा या फिर अधिक टीपी मान से कम टीपी मान की? अधिक से कम की ओर। ठीक है, तो जल का प्रवाह अधिक टीपी मान से कम टीपी मान की तरफ होगा। इसी प्रकार से लिख लीजिए, अधिक टीपी एरो लगा के और कम टीपी यहाँ जल प्रवाह, जल प्रवाह। ठीक है, एरो के नीचे लिख लेना जल प्रवाह। अधिक टीपी मान वाली कोशिका से जल का प्रवाह कम टीपी मान वाली कोशिका की तरफ होगा। ओपी के लिए ये बात क्या थी? ओपी के लिए उल्टी थी। ठीक है ना, ये बात उल्टी थी। यहाँ अपन सीधा ये भी देख रहे हैं ना, डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है ना, तो टीपी के पीछे क्या आ रहा है? ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है ना, तो ये ओपी का तो उल्टा ही होगा वैसे ही। ठीक है, तो डीपीडी और ओपी के लिए कहानी सेम है, कम से अधिक की ओर, जबकि टीपी के लिए अधिक से कम की ओर है। याद रखना अच्छी तरह से। अगला प्रेशर लिखिए, वाल प्रेशर, डब्ल्यूपी, भित्ति दाब, भित्ति दाब। ये इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, भित्ति दाब, भित्ति दाब। या इसे बोलते हैं वाल प्रेशर, डब्ल्यूपी, डब्ल्यूपी। इसमें लिखिए, सफेद पादप कोशिका में सफेद पादप कोशिका में बाहर से भीतर की तरफ, ये देखिए कोई एक प्लांट सेल है उसी में लगेगा, क्यों? एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल होती नहीं। ठीक है ना, तो प्लांट सेल के अंदर ये लगता है बाहर से भीतर की ओर, और बाहर से भीतर की ओर जो लगता है बल, उसे हम क्या नाम दे देंगे? अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, ब्रैकेट में लिख लेना अभिकेंद्रीय। बाहर से भीतर की ओर या अभिकेंद्रीय। बाहर से भीतर की तरफ लगने वाला दाब, लगने वाला दाब किस पर लगेगा? ना, भित्ति तो लगा रही है ना, कोशिका झिल्ली है अंदर है या जीवद्रव्य है, तो किस पे लगेगा? कोशिका झिल्ली पर या जीवद्रव्य पर लगेगा। बाहर से भीतर की तरफ लगने वाला दाब डब्ल्यूपी कहलाता है, डब्ल्यूपी कहलाता है। अब देखिए टिप्पी किस तरफ लग रहा था? अंदर से बाहर की तरफ, और ये क्या लग रहा है? बाहर से अंदर की तरफ। तो देखिए यह दाब टिप्पी का उल्टा होता है, टिप्पी का विपरीत होता है। यह दाब टिप्पी के विपरीत होता है, टिप्पी के विपरीत होता है। वो दाब आकार बना रहा था और ये दाब क्या करेगा? कोशिका को फटने से बचाता है। टिप्पी का विपरीत होता है तथा कोशिका को फटने से बचाता है, तथा कोशिका को फटने से बचाता है, फटने से बचाता है। अब देखिए एक सफेद कोशिका है, कैसी है? सफेद कोशिका है। इसके लिए टिप्पी मान किस तरफ लग रहा है? अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, ये क्या लग रहा है? ये क्या लग रहा है? टिप्पी लग रहा है। ठीक है, और ये वाला डब्ल्यूपी लग रहा है।
WP लग रहा है। देखिए अगर TP का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कोशिका फट जाएगी, और अगर WP का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा संकुचित हो जाएगी। तो एक सफेद कोशिका के लिए TP और WP का मान बराबर रहता है। लिख लीजिए लाइन, एक सफेद कोशिका के लिए TP बराबर WP, एक सफेद कोशिका के लिए TP बराबर WP, TP बराबर WP। ठीक है, तो ये हो गया अपना वाल प्रेशर। क्लियर है? इसी प्रकार से याद रखना है आपको। अगला दाब लिखिए DPD, विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता, डेफिशिएट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। डिफ्यूजन किसे कहते हैं बताइए? हाँ, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, ये इसे बोलते हैं DPD। फुल फॉर्म याद रखना, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। विसरण दाब न्यूनता, ठीक है। तो अपने को पता है कि विसरण दाब किसे कहते हैं? विसरण दाब कहते हैं DPD बराबर OP माइनस TP। यहां से परिभाषा निकालिए। प्रासरण दाब तथा कौन सा है, सफेदी दाब का अंतर क्या कहलाता है? विसरण दाब न्यूनता कहलाता है। ठीक है, परिभाषा लिखिए। शुद्ध जल, शुद्ध जल क्या होगा? विलायक, विलायक के विसरण दाब तथा शुद्ध जल के विसरण दाब तथा विलयन के विसरण दाब, विलयन के विसरण दाब के अंतर को, के अंतर को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। अब देखिए विसरण की क्रिया क्या है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। और शुद्ध जल के अंदर पूर्णतः क्या है? जलीय है, विलायकी है। तो शुद्ध जल का विसरण दाब हमेशा क्या होता है? क्या होता है? अधिकतम, अधिकतम। अब इसमें जितना विलय मिलाएंगे विसरण दाब में उतनी कमी आएगी। ठीक है, यह कमी कितनी आ रही है? अधिकतम में से यह कमी कितनी आ रही है, इसे ही अपन क्या कहेंगे? न्यूनता। कमी कितनी आ रही है, इसे हम न्यूनता कहते हैं। देखिए, या एक कोशिका की जल मांग, या एक कोशिका की जल मांग जल मांग DPD कहलाती, DPD कहलाती, विसरण दाब न्यूनता कहलाती। अगला से लिखिए विलायक में, विलायक में, और विलायक में ब्रैकेट में लिख लेना शुद्ध जल, शुद्ध जल वाला विलायक। ठीक है, क्योंकि विलय मिलाते तो ये विलयन बन जाएगा। विलायक में विसरण दाब अधिकतम होता है, विलायक में विसरण दाब अधिकतम होता है। विलय अणु मिलाने पर, विलय अणु मिलाने पर, विलय अणु मिलाने पर विसरण दाब में कमी आती है, विसरण दाब में कमी आती है, कमी आती है, जिसका मान ही DPD है, जिसका मान ही
डी है। पॉइंट लिखिए, डीपीडी को चूषण दाब सक्शन प्रेशर, डीपीडी को चूषण दाब एसपी भी कहते हैं, भी कहते हैं। भी कहते हैं। अब देखिए डीपीडी मान बताइए किस कोशिका का अधिक होगा, या तो एक पूर्ण सफित कोशिका है या एक सलत कोशिका है। अब जल की मांग बताइए किसकी ज्यादा है। तेरा पेट भरा हुआ है, तू और पानी पिएगा क्या? मतलब अपना पेट पूरी तरह से भरा हुआ है तो अपने और पानी पी लेंगे क्या? पूरी तरह से भरा हुआ है, फट जाएगा फिर तो, अपने और पानी नहीं पिएंगे। अब इसको और ज्यादा अपने जल देंगे तो ये कोशिका तो फट जाएगी ना। और जल की मांग इसको अधिक है क्योंकि ये सलत है, तो सलत कोशिका का डीपीडी मान क्या होता है? अधिकतम होता है, और सफित कोशिका का शून्य होता है। ठीक है, तो नोट डाल के एक लाइन लिखिए, एक पूर्ण सफित कोशिका का, एक पूर्ण सफित कोशिका का, एक पूर्ण सफित कोशिका का डीपीडी मान शून्य, डीपीडी मान शून्य, जबकि पूर्ण सलत कोशिका का, पूर्ण सलत कोशिका का पूर्ण डीपीडी मान अधिकतम अधिकतम होता है। तो लिखिए जल का प्रवाह कम डीपीडी मान से अधिक डीपीडी मान की ओर, जल का प्रवाह है कम डीपीडी मान से अधिक डीपीडी मान की ओर होता है। जल का प्रवाह है कम डीपीडी मान से अधिक डीपीडी मान की ओर होता है। विभिन्न दाबों में विभिन्न दाबों में पारस्परिक संबंध, विभिन्न दाबों में पारस्परिक संबंध, इनके बारे में जानकारियां प्राप्त कर ली। डीपीडी क्या है, ओपी क्या है, डीपीडी क्या है, अब इनका आपस में क्या संबंध है। क्या होता है? ओपी माइनस डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। यहाँ डीपीडी क्या है लिख लीजिए, विसरण दाब न्यूनता। तो विसरण दाब न्यूनता बराबर ओपी क्या है? प्रसारण दाब, और टीपी क्या है? सफिती दाब, सफिती दाब। तो विसरण दाब न्यूनता बराबर क्या हो जाएगा? प्रासरण दाब माइनस सफिती दाब। ठीक है, डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी, डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो हम कह सकते हैं ना प्रासरण दाब तथा सफिती दाब का अंतर ही क्या है? विसरण दाब न्यूनता है। ठीक है, अगला लाइन से लिखिए, एक सलत कोशिका का, एक सलत कोशिका का सफिती दाब, एक सलत कोशिका का सलत कोशिका का सफिती दाब कितना होगा भाई? शून्य। शून्य होता है, शून्य होता है। आता है सलत कोशिका हेतु, सलत कोशिका हेतु 10 लगा के लाइन से लिखी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। क्या रख दिया? क्या शून्य। तो डीपीडी बराबर क्या आ जाएगा?
लीजिए सलत कोशिका को अगले से लिख लीजिए तीनों ओपी माइनस टीपी और डीपीटी बराबर ओपी माइनस बराबर ओपीएस में। अगले से लिखिए इस सलत कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में रखने पर जल कोशिका में प्रवेश करने लगेगा। जल कोशिका में प्रवेश करने लगेगा। जल कोशिका में प्रवेश करने लगेगा। अब देखिए हमने इसे किस में रखा है, जल में रखा है, तो जल इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब अंदर आ रहा है, जैसे जैसे अंदर आ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, टीपी मान तो बढ़ेगा और ओपी मान क्या होगा, कम होगा। क्लियर सी है ना कहानी? क्योंकि हमने बताया सफेद कोशिका के लिए टीपी मान सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और स्लत के लिए ये 0 है, तो 0 से तो ये बढ़ेगा ही, जैसे जैसे कोशिका का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे टीपी का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रवेश करने लगेगा जिससे टीपी मान बढ़ने लगता है, टीपी मान बढ़ने लगता है, ओपी मान कम होने लगता है, ओपी मान कम होने लगता है तथा डीपीडी मान, बताइए क्या होगा, यहां से देखिए, तथा डीपीडी मान, डीपीडी बराबर क्या है, ओपी है, डीपीडी बराबर क्या है, ओपी। अब ओपी कम हो रहा है तो डीपीडी भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, और डीपीडी बराबर क्या है, माइनस टीपी, उल्टा है ना, डीपीडी बराबर माइनस टीपी है, तो ये जब बढ़ेगा तब डीपीडी मान क्या होगा, कम होगा, ये बढ़ेगा जब डीपीडी मान कम होगा, उल्टा है ना, तो डीपीडी मान यहाँ क्या होगा, ओपी मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डीपीडी मान भी क्या होगा, कम होगा। टीपी मान बढ़ रहा है तो डीपीडी मान क्या होगा, कम होगा, डीपीडी मान कम होगा तथा डीपीडी मान कम होगा, डीपीडी मान कम होगा। अगला से लिखिए पूर्ण सफित होने पर, पूर्ण सफित होने पर प्रासरण दाब, पूर्ण सफित होने पर प्रासरण दाब सफिती दाब की, प्रासरण दाब सफिती दाब की बराबर हो जाता है, प्रासरण दाब सफिती दाब की बराबर हो जाता है। अब देखिए कहानी को समझिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए इसमें। डीपीडी बराबर क्या है अपने पास से, ओपी माइनस टीपी। हमने ले रखी है एक सलत कोशिका, हमने छोड़ा है इसको जल के अंदर। अब हमने ये कहा है कि ओपी मान तो क्या है, कम हो रहा है, और टीपी मान बढ़ रहा है। मान लिया इसका भी मान 0 है और इसका भी मान 0 है। अब ये क्या चलेगा, 1 2 3 माइनस में चलेगा, इधर 1 2 3 प्लस में चलेगा। तो ये दोनों मान क्या है, सफित होने पर, जब पूर्णतः सफित होगा तब ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और प्लस माइनस के दोनों मान बराबर होते हैं तो मान क्या आएगा, शून्य आएगा। तो हमने पहले ही बोल दिया है ना, पूर्ण सफित कोशिका के लिए डीपीडी मान क्या होता है, शून्य होता है। वही लाइन यहाँ दोबारा है, ठीक है। सफिती दाब के बराबर हो जाता है तथा डीपीडी मान शून्य हो जाता है, तथा डीपीडी मान शून्य हो जाता है सर, तथा ओपी मान माइनस में 3 था, डीपीडी मान, वो एक एग्जांपल दिया उसको अप्लाई मत करो, डीपीडी मान शून्य हो जाता है। अगला से ये तो लिखा था ना सलत कोशिका हेतु, लिखिए पूर्ण सफित कोशिका हेतु, पूर्ण सफित कोशिका हेतु, पूर्ण सफित कोशिका हेतु पूर्ण सफित कोशिका हेतु डैश लगा के लिखिए
सूत्र क्या है अपना, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो डीपीडी का मान कितना आता है पूर्ण सफित कोशिका, डीपीडी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब डीपीडी का मान 0 हो गया, ध्यान दीजिए, डीपीडी का मान 0 हो गया, ये 0 रख दिया हमने, ओपी माइनस टीपी। अब टीपी को इधर लेके आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, टीपी बराबर ओपी। तो पूर्ण सफित कोशिका के लिए ये मान टीपी बराबर ओपी आता है। ठीक है, और इन दोनों में संबंध दर्शाने के लिए अपने इस प्रकार का वक्र बनाते हैं। यहाँ विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता। देखिए ये कोशिका सलत है और ये धीरे धीरे क्या हो रही है, सफित हो रही है। तो अंत में डीपीडी मान कितना आएगा अपना, यहाँ लास्ट के अंदर डीपीडी मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वक्र बना लीजिए, ये सलत कोशिका के लिए मान है अपना, ये वाला मान जो है ये किसके लिए, सलत कोशिका के लिए, सलत कोशिका के लिए। और ये वाला मान किसके लिए, सफित कोशिका के लिए, सफित कोशिका के लिए। ये विभिन्न प्रकार के संबंध दर्शाता वक्र है। प्रासरण दाब ओपी, ठीक है, प्रासरण दाब ओपी, और इधर हो जाएगा अपना सफिती दाब, सफिती दाब। अब देखिए सफिती दाब तो सफित कोशिका के लिए क्या होगा, सफिती दाब सफित कोशिका के लिए क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और ओपी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। सफित कोशिका के लिए ये सफिती दाब मैक्सिमम होता है और प्रासरण दाब ओपी क्या होता है, मिनिमम होता है। और यहाँ दाब क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, समान दाब हो जाएंगे। तो ये वक्र अपने डीपीडी ओपी और टीपी में संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, डीपीडी ओपी और टीपी में संबंध को दर्शाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के दाबों में अपना संबंध कंप्लीट हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डीपीडी ओपी। तो आज हमने डीपीडी ओपी टीपी डब्ल्यूपी और इनका आपस में संबंध पढ़ा। आज के लिए इतना काफी।